Hello dear students, welcome back to Computer Concepts A.K. Pandey. In previous video I told that CBSE has released its sample paper और कैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या लिंक है, और मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिए थे। CBSE साइट से भी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, मेरी गूगल ड्राइव में से आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। दैट लिंक वाज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉक्स ऑफ दैट वीडियो। उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल आज मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है और इसकी जो एनालिसिस है पेपर की वो बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस सैम्पल पेपर का पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि ये सैम्पल पेपर का इंस्ट्रक्शंस क्या है। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस, सेक्शन A to E। अच्छा, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, टोटल 35 क्वेश्चन होंगे आपके। सेक्शन A में 18 क्वेश्चन हैं और एक नंबर के हैं और ये MCQs हैं, आप समझ लीजिए। सेक्शन B में 7 हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, राइट। और सेक्शन C में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स ईच। सेक्शन D में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप है और 5-5 नंबर के हैं। और सेक्शन E में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं 34 एंड 35 जो 4-4 नंबर के हैं। और इसमें 4-4 नंबर में पहला 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 1-1 नंबर का है और तीसरा पार्ट 2 नंबर का है, जिसमें तीसरे पार्ट में इंटरनल चॉइस मिल रही है आपको, ठीक है। और आपको पाइथन लैंग्वेज से ही रिलेटेड आंसर करना है, कोई जावा में C++ में ना करे। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखिए, क्योंकि क्या होता है कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे C और C++ में आंसर देने लगते हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो इसका ध्यान रहे आपको। यहाँ से आप पेपर का पार्ट A देखते हैं। पार्ट A में जाने से पहले मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि कितने कितने मार्क्स के किस किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। देखिए, टोटल यूनिट 1 डाटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास फर्स्ट से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये 25 मार्क्स का। और यूनिट 2 डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL में आपको 30 मार्क्स, ये गलत हो गया, 30 मार्क्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैं इसे एडिट कर देता हूँ, ये भी होना चाहिए 25 मार्क्स, ठीक है, एज पर CBSE मार्किंग स्कीम 2022-23, जिसमें आपको सिंगल रो फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, 14 मार्क्स के हैं। और ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय से जो क्वेरीज पूछी जा रही हैं वो 11 मार्क्स की हैं। टोटल 14 + 11 25। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से आप देख सकते हैं, जो इस पेपर में पूछा गया था। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन में आप देखिए 1 + 1 + 2 + 2, यानी 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है सीरीज से और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है सीरीज से। 6 नंबर का टोटल सीरीज से आ रहा है। और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाटा फ्रेम से आ रहे हैं, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, 3 + 3 + 4, यानी कि 1 + 1 2, 2 4 3 7 3 10 4 14 मार्क्स का आपका डाटा फ्रेम से है। CSV और डाटा फ्रेम पर इस सैम्पल पेपर में कुछ भी नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने नील लिख दिया है। डाटा विजुअलाइजेशन से 1 क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस है, आपको 5 नंबर के हैं, 5 पार्ट हैं आपको जो जवाब करने हैं, ठीक है। 5 पार्ट हैं या 5 नंबर का पूरा आपका वो क्वेश्चन ही है 5 नंबर का। तो टोटल ये 25 मार्क्स का आपका पाइथन से हो गया। SQL फंक्शन, सिंगल, एग्रीगेट, आउटपुट या क्वेरीज फंक्शन से रिलेटेड जो पूछी जा रही है 2 + 3 + 5, जिसमें 5 नंबर वाले में इंटरनल चॉइस है फंक्शंस में, और 4 नंबर वाले में थर्ड पार्ट में केवल जो है वो चॉइस है, ठीक है। 4 नंबर का एक अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि 4 नंबर का उसमें आएगा डाटा फ्रेम से, और यहाँ पर भी 4 नंबर का आपको SQL या एग्रीगेट फंक्शंस में से पूछा जा रहा है। ये 34 और 35 क्वेश्चन होंगे सेक्शन E लास्ट पार्ट का।
तो थर्ड पार्ट में आपको चॉइस मिल जाती है, तो 2 + 3 + 5 14 मार्क्स हो जाता है। ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय को मिला करके 1 + 1 यहाँ पर 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन यहाँ पर ना रह करके, और ये मैंने चेंज कर दिया था बाद में काउंट करके क्वेश्चंस। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। टोटल 11 क्वेश्चन हो जाते हैं और इस तरह से आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 14 + 11 25 मार्क्स। फिर 2 थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं आपका, कंप्यूटर नेटवर्क से 10 मार्क्स का और सोसाइटल इम्पैक्ट से 10 मार्क्स का है। कंप्यूटर नेटवर्क से 5 नंबर का आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 + 1 + 2 + 5, दैट मीन्स ये टोटल हो गए 5 + 5 10 मार्क्स। सोसाइटल इम्पैक्ट से ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए 5 1 नंबर के, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। टोटल 10 मार्क्स। इस तरह से आपका कुल मिला के 10 + 10 20, और यहाँ पर 25 + 25 ये हो गया 50 50 + 20 70 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, थ्योरी का। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग MCQs देख लेते हैं। ये पार्ट ए में आपने देखा यहाँ पर कितने 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन 18 क्वेश्चंस में टेलीविज़न केबल नेटवर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ, आप खुद ही बता सकते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। और सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। अच्छा, इस पर मैं जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको SQL अच्छी तरह से आती है तो SQL आपको इजी भी होती है और वो आसानी से आप पास कर सकते हैं। और ये 10 मार्क्स के आप क्वेश्चंस कर लें, सोसाइटल इम्पैक्ट और कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आपको 25 + 10 + 10 यानी 35 45 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 70 में से 60 65, तो आपको सारे सेक्शन करने पड़ेंगे। डाटा फ्रेम भी करना पड़ेगा, सीरीज़ भी करना पड़ेगा, और सोसाइटल इम्पैक्ट एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्क्स इज़ ऑल्सो टू बी अटेम्प्टेड एंड करेक्टली। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पढ़ाई अपनी स्पीड अप कीजिए, बूस्ट अप कीजिए, जिससे कि यू कैन कम क्लोजर टू 70 मार्क्स। 70 मार्क्स पाने के लिए आपको पैंडास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम और डाटा विजुअलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रीच क्लोजर टू 70 मार्क्स, राइट। सारे सेक्शंस और सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए। ठीक है, बट हाँ, जो वीक स्टूडेंट हैं, जिसे अभी पास नहीं हो पा रहे हैं, 33% नहीं आ रहा है, तो दे हैव टू फोकस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल एज SQL इजी है, वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। और सीरीज ऑफ पैंडा सीरीज ऑल्सो नॉट टू डिफिकल्ट, दैट इज ऑल्सो सिंपल, तो उसे भी आप कर सकेंगे। और इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतने डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। डाटा थेफ्ट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, फोर्जरी, साइबर बुलिंग, ये सारे साइबर क्राइम है एक्सेप्ट सेकेंड पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ई वेस्ट का एग्जाम्पल आपको बताना है कि विच वन इज ई वेस्ट। तो ई वेस्ट में आपका आ जाएगा अनयूज्ड ओल्ड शूज का कोई रिलेशन नहीं, एम्प्टी कोला कैंस, राइपेंस मैंगोस, ये आपका है। ई वेस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में बताना है, ना कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो मैंगो, फ्रूट और इस तरह से कुछ मैन मेड थिंग्स है, नॉट अबाउट दैट। फोर्थ क्वेश्चन इज, आप फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय SQL व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काउंट में कोई कॉलम नेम लिखते हैं और उस कॉलम नेम में अगर नल वैल्यू है तो उसे काउंट नहीं करता है, नॉन नल वैल्यू को ही वो काउंट करता है। इसलिए यहाँ पर नल वैल्यू जो है विल बी कंसीडर्ड बाय काउंट फंक्शन, नॉट टू काउंट।
ओके, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। ये क्या है आपका, ये भी एक इफ कॉलम फीस कंटेन्स द डेटा सेट 5000, 8000, 7500, 5000, 8000। कोई कॉलम है किसी टेबल में, माईएसक्यूएल टेबल में फीस कॉलम है, उसमें ये फीस भरी हुई है, 5 रो हैं, 5 रो में ये हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द गिवन क्वेरी? सेलेक्ट सम डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें से आपको देखना है कि क्या आंसर होगा इसका, राइट। नाउ हेयर यू कैन सी, इसमें आपका सम ऑफ डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट सम ऑफ डिस्टिंक्ट फीस। अब डिस्टिंक्ट फीस क्या करेगा, आपको यहाँ से यूनिक फीस उठाएगा। 5000 हैज़ बीन रिपीटेड 2 टाइम्स, इसमें से एक 5000 लेगा। 8000 आपकी 2 रो में है, इसलिए इसमें से एक 8000 लेगा। then it will take 7500, so 5000 plus 8000 plus 7500। अगर मैं सम ना लगाता तो केवल ये लिखता कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फीस फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको दिखाता 5000, 8000 एंड 7500, और उसी का जो टोटल हो जाएगा तो 58 था, कितना हो गया 13 प्लस 7 20,500, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, उसका सम निकाल लिया इसने। आप 6th पार्ट पर जब जाते हैं तो ये पूछ रहा है कि इसमें फॉस में ओ का क्या एक्सपेंशन होगा। ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन इसका हो जाएगा आपका, राइट। आपने किया होगा। Which SQL statement do we find out the total number of records present in the table? orders, orders में total number of records count करने हैं, तो आप यहाँ पर काउंट स्टार यूज़ करेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सही होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन? इसमें एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है? राउंड, सम, काउंट, एवरेज। सम भी एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब मल्टीपल रोज पर काम करता है, मल्टीपल रोज से वैल्यू उठाता है, मल्टीपल वैल्यूज उठा करके आपको ओनली वन वैल्यू एग्रीगेट करके रिटर्न करता है। तो राउंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सिंगल रो फंक्शन है, इट इज़ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, इस पर आप मार्क कर सकते हैं। देयर आफ्टर which one of the following functions is used to find the largest value from the given data in MySQL? इसमें largest value find करने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन मैक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और लोएस्ट वैल्यू के लिए आप मिन यूज़ करते हैं, और ये सभी कोई फंक्शन नहीं है। टू डिस्प्ले लास्ट 5 रोज ऑफ द सीरीज एस यू में राइट, सीरीज एस की लास्ट 5 रो डिस्प्ले करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? हेड और टेल। हेड जो है आप जानते हैं टॉप से 5 रोज डिस्प्ले करता है, और टेल फंक्शन जो है वो बॉटम से 5 रोज डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए आपको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा एस डॉट टेल। यहाँ पर टी कैपिटल है, टी कैपिटल नॉट अलाउड, एच कैपिटल नॉट अलाउड, एच कैपिटल नॉट अलाउड, दैट इज वाई आवर आंसर इज 4th पार्ट, दैट इज टेल इन स्मॉल लेटर। It gives total 5 number of records or 5 rows from the bottom of the series। अगर आप n rows निकालना चाहते हैं तो यहाँ s डॉट टेल ब्रैकेट में n लिख देंगे, n में भी 1 2 3 4 5 एनी काउंटिंग यू कैन राइट, सो बॉटम से उतनी रोज शो करेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, मान लो आपने लिखा टेल्स 100, लेकिन वहाँ पर 100 रो आपकी सीरीज़ में है ही नहीं, 5 ही रो हैं, 6 रो हैं, 7 रो हैं, तो ओनली दोज मेनी रोज विल बी डिस्प्लेड। बॉटम से वो 7 रो डिस्प्ले कर देगा, पूरी सीरीज डिस्प्ले हो गई, क्योंकि 100 रोज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। बट एरर विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इम्पोर्ट पैंडास सीरीज? आपका 11th क्वेश्चन है। इम्पोर्ट पैंडास सीरीज, पैंडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट पैंडास एस पी लिखेंगे। कौन सी कमांड अप्रोप्रिएट होगी? आप देख सकते हैं इसमें आई कैपिटल है, ये गलत हो गया। इम्पोर्ट यहाँ पर पैंडास का पी कैपिटल हो गया, ये भी गलत हो गया। इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी, ये वाला आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पैंडा लिखा हुआ है, यहाँ पर पैंडास लिखा हुआ है, सो इम्पोर्ट पैंडास एस पी डी 3rd पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डेटा व्हाइल क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम? तो इसमें डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय आप किस किस से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं? कहने का मतलब सीरीज से बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड एनडी एरे से बना सकते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। आप सभी से
डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इसमें वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, एज भी है, एवास्ट इज जो है एंटीवायरस, इसे आप मार्क कर दीजिए, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, 14th क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कितने इजी हैं ये क्वेश्चंस, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आईपी में ध्यान देंगे तो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। बच्चे क्या इसको इजी समझते हैं, या कुछ बच्चे इसको डिफ़िकल्ट समझ करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे इजी समझते हैं, कहते हैं मैं लास्ट में पढ़ूंगा, तो लास्ट में आपका जो पैंडाज है या एसक्यूएल है ये सारा मिक्सअप हो जाता है और आप सही स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आप इसको करेंगे तो बड़ी आसानी से अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, इसमें करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए आपका क्या है, डेट टाइम करंट, नो इट इज नाउ फंक्शन, इट डिस्प्लेस करंट डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। लीगल terms to describe the right of the creator of original creative or artistic work is copyright, copyleft, GPL, FOSS। इसमें आप बताइए 15th क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज कॉपीराइट। ठीक है, thereafter dash is a trail and data we leave behind when we visit any site। किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो आप अपने पीछे कुछ पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। जो आपका डाटा है, जो आप फिलअप करते हैं फॉर्म वगैरह, उसमें जो भी आप लिखते हैं वो कहीं ना कहीं आपका नेट पर, सर्वर पर, कुकीज़ के फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में, somewhere directly or indirectly it remains on the internet। so उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, सो मैं इस पर मार्क कर देता हूँ, डिजिटल फुटप्रिंट इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, और 17th क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, AR and R are true, R is not correct explanation, A is true but R is false, A is false but R is true। इन चारों में से आपको मार्क करना है फॉर 17th एंड 18th क्वेश्चन। इसे हम असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन कहते हैं। तो असर्शन वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स, ये क्या, इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड यूजर्स प्रेफरेंसेस व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। ठीक है, यूज़र जब आप इंटरनेट सर्फ कर रहे होते हैं तो कुकीज़ के फॉर्म में आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, या आपको कई बार वेबसाइट पूछता है कि वांट टू सेव दिस पासवर्ड, तो कहीं ना कहीं तो सेव करता ही है। तो इसके लिए आपको रीजनिंग क्या कह रहा है, टू मेक द ब्राउजिंग इंटरनेट फास्टर ईजियर इट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर। बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो है वो सारा कुकीज़ के फॉर्म में यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह स्टोर करें कि आपका इंटरनेट सर्फिंग फास्ट हो जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ए तो बिल्कुल ट्रू है कि कुकीज़ क्या होती हैं, लेकिन ये इसकी रीजनिंग जो है ये ट्रू नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका होना चाहिए कौन सा, इसका आंसर होना चाहिए ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ये वाला आंसर आप मार्क कर देंगे। इसके लिए, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यहाँ मैं लिख दूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 के अगेंस्ट आपका ये होना चाहिए करेक्ट आंसर ये, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डाटा फ्रेम हैज़ बोथ अ रो एंड अ कॉलम इंडेक्स। ठीक है, ऑब्वियसली डाटा फ्रेम में रो और कॉलम इंडेक्स दोनों होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, आपने देखा होगा। फिर कहता है डाटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल इन माइस्क्यूएल। बिल्कुल, डाटा फ्रेम जो है 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं, लेकिन रोज भी लेबल की जाती है और कॉलम भी लेबल की जाती है, लेकिन टेबल में ऐसा नहीं होता जो माइस्क्यूएल। बट माइस्क्यूएल टेबल की तरह ही 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसकी रीजनिंग भी सही है और असर्शन भी सही है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन जो उसने बताया है उसका एक्सप्लेनेशन आर है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैं आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ, सो दैट यू शुड रिमेंबर
that this is the answer to question number 18 and this is answer to question number 17. now इसके बाद हम आगे चलते हैं ना। यहाँ पर आपका पार्ट ए फिनिश हो जाता है। ये 18 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है 1 मार्कर, ठीक है। एक एक नंबर के 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिल चुके हैं। आप 18 मार्क्स देखिए कितनी आसानी से ये 18 नंबर लिए जा सकते हैं, है ना। नाउ अब पार्ट बी शुरू होता है। ये 2 मार्कर्स हैं। 2 मार्कर्स कहाँ आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। 18 7 25 तो कितने हो गए आपके 19 22 और 2 4 2 6 एक 7 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका 25 तक। 7 to 14 मार्क्स के दो नंबर के क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स वेब पेज एंड होम पेज। सभी को पता है वेब पेज और होम पेज क्या होता है। वेब पेज जो है वो वेबसाइट का एक पोर्शन है। वेब पेज इज ए पार्ट ऑफ वेबसाइट और ज़्यादातर वेब पेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग HTML लैंग्वेज, है ना। HTML XML है ना, CSS, इन सब का इस्तेमाल। ASP पेजेस भी लिखे जाते हैं, बट HTML इज द बेसिक लैंग्वेज बाय विच यू कैन राइट द वेब पेजेस, है ना। और इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू वेब ब्राउज़र। जो आपका HTML वेब पेज है उसे आप ओपन कहाँ करेंगे, एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, किसी न किसी वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम, लाइक एज एंड सफारी, फायरफॉक्स एंड ऑल, है ना। तो वेब पेज की आप यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे। मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप मार्किंग स्कीम में ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स। कोई भी 4 नेटवर्किंग की क्यों जाती है बताइए। किसी भी रिसोर्सेज को शेयर करना हो आपको, नंबर 1 रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ मैं अगर इसे मेंशन करूँ तो हो जाएगा नंबर 1 रिसोर्स। अब इसमें टाइप करने में लगेगा टाइम, है ना, SHARING, रिसोर्स शेयरिंग। देन रिसोर्स का मतलब होता है हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क पर है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग पर्पस के लिए नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। और रिलायबिलिटी, रिलायबल इसलिए है कि सिस्टम कोई फेल होता है नेटवर्क पर तो दूसरा सिस्टम काम करेगा। आपका डाटा वहाँ भी रख सकते हैं, रिलायबिलिटी आप लिख सकते हैं इसका, है ना। रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली अगर आप हर कंप्यूटर पे आपको 50 कंप्यूटर लगाने हैं और सभी कंप्यूटर पर प्रिंटर लगाना है तो बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, है ना। इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव एक प्रिंटर लगाइए नेटवर्क पर एंड ऑल द यूजर्स ऑन दैट नेटवर्क कैन टेक आउट द प्रिंट आउट फ्रॉम द सेम प्रिंटर एंड इट कैन बी केप्ट और इंस्टॉल्ड ऑन द नेटवर्क। अच्छी क्वालिटी का आप प्रिंटर लगा सकते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव है। आप बड़ा हार्ड डिस्क लगा दीजिए, उसे सबके साथ शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन आई मीन कीप देयर डेटा ऑन दैट सेम हार्ड डिस्क। फास्ट डेटा शेयरिंग है आपका, फास्ट कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो, फास्ट डेटा शेयरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या 4 नेटवर्किंग गोल्स। तो इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और वेब पेज की यहाँ डेफिनेशन। और होम पेज क्या है भाई, होम पेज इज द फर्स्ट वेब पेज दैट गेट्स ओपन एज सून एज वी visit a particular website, we open a particular website in a web browser, very first page is called as home page। तो होम पेज की डेफिनेशन और वेब पेज की डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, इसे मार्किंग स्कीम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हेयर, ये वेब पेज की डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया। वेब पेज इज ए पार्ट ऑफ वेबसाइट एंड इज कॉमनली रिटन इन HTML। It can be accessed through a web browser. Home page is a first web page you see when you visit a website। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखिए। रश्मि is a database administrator needs to display house-wise total number of records of red and yellow house। She is encountering an error while executing the following query। query उसने लिखा क्या, select house, काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय हाउस। हाउस पर ग्रुपिंग कर दिया, हाउस एक कॉलम है और
किस हाउस में कितने स्टूडेंट हैं वो काउंट कर रही है। वेयर हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो। जब आप ग्रुप बाय लगाते हैं तो ग्रुप बाय में अगर जिस कॉलम पर आपने ग्रुप बाय लगाया है उस पर अगर फिल्टरिंग करनी है तो आपको वेयर नहीं लगाना होता है, हैविंग क्लॉज लगाना होता है। हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ द एरर एंड राइट द करेक्ट क्वेरी बाय सजेस्टिंग द पॉसिबल करेक्शंस। तो मेन एरर यहाँ पर बेटा हैविंग होना चाहिए ग्रुप बाय के साथ। अगर ग्रुप्स में से भी आपको फिल्टर करना है, हो सकता है कि बहुत सारे हाउस हों, रेड येलो ग्रीन ब्लू, कई हाउसेज हैं, उसमें से रेड और येलो का डिटेल लाना है तो हाउस पर आपने ग्रुप कर दिया, ग्रुप बाय हाउस, हैविंग हाउस इक्वल टू रेड और हाउस इक्वल टू येलो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस कॉलम पर आप कोई एग्रीगेट फंक्शन आप जब भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें एग्रीगेट फंक्शन क्वेरी में है तभी आप ग्रुप बाय लगा सकते हैं, और हैविंग तब लगा सकते हैं जब आपकी क्वेरी में ग्रुप बाय हो। ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगता है अगर ग्रुप्स में से फिल्टर करना हो तो इसका आंसर मैंने यहाँ आपको जल्दी के लिए लिख दिया है जिससे कि ज़्यादा डिले ना हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया टू करेक्ट द एरर, मार्किंग स्कीम में ये दिया हुआ है, सेम आंसर मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। हैविंग क्लॉज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेयर क्लॉज, और करेक्टेड क्वेरी आपकी ये है सेलेक्ट हाउस, सेम क्वेरी है, यहाँ पर हैविंग लग गया जहाँ वेयर लगा हुआ है, इन प्लेस ऑफ वेयर हियर इट इज हैविंग। Next question, what is the purpose of order by clause in SQL? Explain with the help of suitable example. So order by clause is used for sorting the data, arranging the data in ascending or descending order of a column. Sorting करने के लिए होता है, किसी भी कॉलम पर या मल्टीपल कॉलम पर भी आप sorting कर सकते हैं ऑर्डर बाय लगा करके। सो इसका आंसर ये बन जाता है द ऑर्डर बाय कमांड। यहाँ पर कमांड नहीं होगा, यहाँ पर क्लॉज होगा, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्लॉज है। ठीक है, ऑर्डर बाय लास्ट क्लॉज होता है ऑर्डर बाय, याद रखिएगा, है ना, बीच में ऑर्डर बाय नहीं यूज करना है, कमांड के लास्ट में ऑर्डर बाय कॉलम नेम। मल्टीपल कॉलम की बात ही मैं नहीं करूंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग के लिए ASC बाय डिफॉल्ट होता है, डिसेंडिंग के लिए DESC लिखना होता है। The following SQL statement displays the customer names in alphabetical order. Select customer name from customers, table का नाम है, order by CNAME. CNAME is the customer name. ये ascending order में A to Z की तरफ sorting करेगा। अगर आपको descending order में करना है तो order by CNAME के बाद यहीं पर आपको लिखना है DESC। ठीक है, तो it depends upon you कि ascending में करना है तो आप ASC लिख भी सकते हैं, या ASC नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ASC होता है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। गो थ्रू दिस ऑर्डर बाय क्लॉज डीपली फ्रॉम माय वीडियोस। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस ऑफ क्लास 12th D ऑफ योर स्कूल। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। यस, क्या कह रहा है कि एक ऐसा सीरीज क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करके जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस, हर हाउस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसके लिए एक डिक्शनरी बनाइए और फिर उससे एक सीरीज बना दीजिए। अज्यूम 4 हाउसेज आर बीस, चिनाब, रावी एंड सतलज हैविंग दीज मेनी स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली and pandas library has been imported as PDF। pandas library already import की जा चुकी है। तो सबसे पहले एक डिक्शनरी बना लेना। D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट में आप की वैल्यू पेयर लिख देना, की में 20 लिख दिया और उसके सामने कॉलन लगा के 18, फिर चिनाब कॉलन लगा के 2, रावी कॉलन 20 कॉमा सतलुज कॉलन 18 करली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप S1 सीरीज का नाम जो भी रखना है S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, देन डिक्शनरी का नाम लिख देंगे लाइक दिस। ये आपकी क्या हो गई, डिक्शनरी हो गई, और ये आपकी सीरीज S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज ST नाम की एक डिक्शनरी बना दी है, राइट। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। ई वेस्ट सोसाइटल इम्पैक्ट से लिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट मैनेजमेंट के 4 बेनिफिट्स लिखने हैं। कैसे आप मैनेज करते हैं, अच्छी तरह से ई वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज इन्वायरमेंट भी पोल्यूट होता है और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, लैंड है, सॉइल है,
एयर है, सब पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इसमें से टॉक्सिक गैसेस और टॉक्सिक मटेरियल होता है, लेड वगैरह होता है, इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। और जो प्रेशस मेटल है उसको रिकवर किया जा सकता है, ई वेस्ट को अगर प्रॉपरली आप मैनेज करेंगे तो। जो कंपनीज़ हैं जो इसको परचेज़ करती हैं ई वेस्ट को, फिर प्रॉपर उसको ई वेस्ट को अच्छी तरह से उसे डैमेज करके जहाँ पर उसे क्या नाम रखना है या जहाँ पर उसे समाप्त करना है, अच्छी तरह से करती हैं ये कंपनियाँ। तो कई कंपनी जिसमें आगे आ चुकी हैं। आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अपने घर का पूरा ई वेस्ट जो भी है उसे इन कंपनीज को हैंड ओवर करना चाहिए। दे मैनेज इट वेल सो दैट द वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट, आवर सॉइल, वाटर, एयर, एवरीथिंग। सो देखिए यहाँ पर इसका मैंने इसमें जो आंसर की में से दिया गया है, आंसर यहाँ से देख लेते हैं। E-waste management saves environment and natural resources, allows for recovery of precious metal, protects public health and water quality, saves landfill space। तो ये इसकी हो गई क्या, ई-वेस्ट मैनेजमेंट की एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। मेंशन एनी 4 नेटिकेट्स। तो इसे नेट एटिकेट को नेटिकेट भी कहते हैं। नेट पर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि नेट पर आप क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पर क्या ना करें, नो कॉपीराइट वायलेशन, ठीक है, शेयर द एक्सपर्टीज विद अदर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है, अवॉइड साइबर बुलिंग, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये इसके आपके नेटिकेट्स हैं, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि नेट पर जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो सारा फुटप्रिंट्स के फॉर्म में, डिजिटल फुटप्रिंट्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं रहता है, और आप गलत करेंगे तो ऑब्वियसली इलीगल है और आप उसमें पनिशेबल एक्ट के अंतर्गत पनिश किए जा सकते हैं। इसलिए हमें नेट पर जब भी हम टेक्सटिंग कर रहे हों, बात कर रहे हों, चैटिंग कर रहे हों, तो जो हमारा टेक्स्ट है, जो बात करने का तरीका है, वो एक एटिकेट के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, जो कि अलाउड है नेट पर, और जो अलाउड नहीं है उसके बियॉन्ड ना जाए। Now, what will be the output of the following code? Import pandas spd pd.series data ये आपका हो गया। print a greater than 5 ये आपको दिखा हुआ है। देखिए a greater than 5 मतलब ए सीरीज जो आपकी a है इसमें ग्रेटर देन 5 नहीं 45 है, 45 से ग्रेटर 35 नहीं, इसलिए फॉल्स आएगा। 45 ग्रेटर देन, ये फॉल्स आएगा। 55 इज ग्रेटर देन 45, इसलिए ट्रू आ गया। 40 इज नॉट ग्रेटर देन 45, इसलिए ये फॉल्स आ गया। इंडेक्स इसके साथ आएंगे 0 1 2 3 सीरीज की, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है। नेक्स्ट हम 25th क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा 25th क्वेश्चन है क्या? एक्चुअली 25th क्वेश्चन है सी 25th क्वेश्चन, यस। केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी ईयर 1 एक डिक्शनरी दी है, Q1 Q2 Q3 Q4, और ईयर 2 एक डिक्शनरी दी है ABC, और टोटल सेल इक्वल टू 1 कॉलन ईयर 1 कॉमा 2 कॉलन ईयर 2। अब देखिए ये जो मेन डिक्शनरी है ये वाली, इससे एक डाटा फ्रेम बन रहा है DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम टोटल सेल। तो ये जो टोटल सेल नाम की डिक्शनरी है इससे एक डाटा फ्रेम बन रहा है, इसलिए 1 और 2 इसमें 2 तो कॉलम बन जाएंगे, और बाकी जो ये वैल्यूज़ हैं Q1 Q2 Q3 Q4 ABC इतनी रो में चली जाएंगी ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो रो हो गई आपकी 4 Q1 से लेकर के Q4 तक, और ABC 3 4 3 7 रो हो गई, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम DF। इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स की बात हो रही है, तो इसमें जो रो इंडेक्स होगी वो 1 और 2 होगी, ठीक है। कॉलम नेम्स क्या हो जाएंगे? कॉलम नेम्स विल बी 1 एंड 2, और रो इंडेक्स हो जाएंगी Q1 Q2 Q3 Q4 ABC, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन C शुरू हो जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको 25th क्वेश्चन तक क्लियर हो गया होगा।
Now, after question number 25, we were on question number 25, this one. Let us go to question number 26. ये आपका 26th क्वेश्चन है, सेक्शन सी शुरू हो जाता है यहाँ से, और इसमें आपको दी गई है एक टेबल. You can see purchase table is given. Columns are city number, city name, city. No, it is not city name. It is customer number, customer name, city, quantity and date of purchase. कोई आइटम परचेज करते हैं उसका डिटेल दिया हुआ है परचेज नाम की टेबल में, और ये एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है. इट इज गिवन ओवर हियर. राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज. क्वेरीज देखिए यहाँ पर. Select length of C name from purchase where quantity greater than 100. So first of all go for checking quantity greater than 100. Quantity greater than 100 एक तो ये है आपका, ठीक है, और एक greater than 100 only one is there, that is 150. इसका लेंथ ऑफ C name देखिए. C name आपका ये है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आना चाहिए 8. राइट, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 8. सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम परचेज वेयर मंथ ऑफ डीओपी इक्वल टू 3. आपको सी नेम डिस्प्ले करना है परचेज टेबल में से जिसका मंथ ऑफ डीओपी इज 3. देखिए यहाँ पर डीओपी का मंथ 3 होना चाहिए. इज देयर एनी मंथ? इसका जो है वाई फॉर्मेट क्या है डेट का? वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी. तो यहाँ पर कोई भी मंथ 3 नहीं दिख रहा है, तो सी नेम क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका रिकॉर्ड ना लाना चाहिए, कोई आउटपुट नहीं आएगा. नथिंग विल बी डिस्प्लेड अगेंस्ट इट. नो आउटपुट लिख सकते हैं आप इसका, क्योंकि डेट ऑफ परचेज में कहीं पर कोई मंथ 3 है ही नहीं. 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है. राइट. So come to question number part number 3. Select mode of quantity, comma day of DOP from purchase where city equal to चंडीगढ़. तो सबसे पहले आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दो. एक तो ये है सिटी इक्वल टू चंडीगढ़, और एक ये है सिटी इक्वल टू चंडीगढ़ जिसका कोड है, कस्टमर कोड है C04 C05. राइट. तो हमें क्या करना है इसमें? क्वांटिटी और डे ऑफ DOP. क्वांटिटी 50 है, इसका डे है 10, और उसका निकालना है मॉड. यानी इस 10 से इसका डे जो 10 है, 10 से 50 को डिवाइड करोगे, मॉड तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा. पहली रो में 0, और दूसरी रो में 15 डिवाइडेड बाई 20. 15 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 0 0, रिमाइंडर इज 15 ओनली. सो एक रो में आपका 0 आएगा, दूसरी रो में 15 आना चाहिए. आइए हम लोग मार्किंग स्कीम में इसको देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है आपके आंसर जो स्कीम है उसमें ऐसे सिंपल 8 दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लिखें, कॉलम हेडिंग डाल करके फिर नीचे 8 लिखें. इस तरह से आप आंसर देंगे. जो आउटपुट है एसक्यूएल क्वेरीज का मैंने पहले भी आपको बताया था. तो इसमें जो भी सेलेक्ट किया जा रहा है ना, ये सेलेक्ट लेंथ ऑफ सी नेम, ये कॉलम हेडिंग बन जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा उसे टेबुलर फॉर्म में दें. इट्स बेटर. तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दें. सेकंड वाले का नो आउटपुट, और थर्ड वाले का भी आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में आंसर देंगे. तो पहला चंडीगढ़ जो है उसका 0 आ रहा है. 50 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0. ये 15 को 20 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 15 ही आएगा. आप इसे करके देख लेना. ठीक है. इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27. ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 में राइट ए पाइथन कोड टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. इसे मैं इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, वहाँ मार्किंग स्कीम से मैंने शो किया है. मार्किंग स्कीम को आप चाहें तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ. ये 8 हटा दीजिए यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर. तो इसमें जो है आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, और ये नेस्टेड लिस्ट दी है, 2 डायमेंशनल लिस्ट दी हुई है. ऑल राइट. इसकी कमांड लिखनी है आपको.
राइट ए पाइथन कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग भी आपको देना है, तो पहली कॉलम हेडिंग आप क्या देंगे, 101 क्या हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, ठीक है, बोले। और ये नेम हो गया, स्टूडेंट नेम भी दे सकते हैं, और ये आपका कुछ मार्क्स लाइक समथिंग। तो आप 3 कॉलम हेडिंग दे दें, इसमें ये भी एक रो बन जाएगी, इट विल बिकम सेकेंड रो, इट विल बी थर्ड रो एंड इट विल बी फोर्थ रो। अगर नेस्टेड लिस्ट होती है तो डाटा फ्रेम में सभी लिस्ट का एक रो बन जाता है, आपको पता होगा। कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, 0 1 2 इसकी कॉलम हेडिंग होगी, 4 रो बनेंगी, उसके रो इंडेक्स हो जाएगी 0 1 2 3। कॉलम हेडिंग चेंज करने के लिए कह रहा है, इसलिए डाटा फ्रेम का जो कॉलम्स पैरामीटर उसे चेंज करना होगा। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखिए, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी आपने कर लिया, डाटा इज इक्वल टू पूरी नेस्टेड लिस्ट इसमें डाल दी, आपका डाटा हो गया। देन df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डाटा यहाँ आ गया जो नेस्टेड लिस्ट है, और कॉलम्स पैरामीटर इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलम हेडिंग, पहली कॉलम हेडिंग रोल नंबर, फिर नेम और देन मार्क्स, ठीक है। हर करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर है तो एक बार ये आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं और डाटा फ्रेम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इससे आपको 1 मार्क मिल सकता है। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द डेटा फ्रेम स्टॉक। ये एक डेटा फ्रेम है स्टॉक, जिसमें 2 कॉलम्स हैं और 4 रो हैं, जिसके इंडेक्स क्या है 0 1 2 3। यहां पर कहता है राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ऐड ए कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस विद द फॉलोइंग डाटा। तो कोई कॉलम आपको नया ऐड करना होता है, तो मैंने आपको आंसर बताया था, अगर डेटा फ्रेम का नाम क्या दिया है स्टॉक, तो आप क्या लिखेंगे, स्टॉक, आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ, और कॉलम का नाम है स्पेशल प्राइस, तो यू विल राइट स्पेशल अंडरस्कोर प्राइस, अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू, देन यहाँ पर आप ये वैल्यूज डाल दोगे, है ना। ये वैल्यू मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, टाइपिंग से बचने के लिए ऐसा कुछ आप लिखेंगे, यहाँ से डॉट हटाइए, यस, तो ये हो गया आपका आंसर। एडेड न्यू बुक, एक नई बुक ऐड करनी है, तो नई बुक आप ऑब्वियसली 4th इंडेक्स पर ऐड करेंगे, 0 1 2 3 4 पर, तो रो इंडेक्स 4 हो गया। बुक का नाम हैरी पॉटर है, ये है क्या नाम, द सीक्रेट हैविंग प्राइस 800। तो आप कैसे ऐड करते हैं आपको पता होगा, स्टॉक डॉट LOC, स्टॉक डॉट LOC, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4, ये हो गया, इक्वल टू, एंड द सीक्रेट, 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 वैल्यू यहाँ डाल दीजिए लिस्ट में, ऑलराइट। ये डबल कोट में लिख सकते हैं, सिंगल कोट में लिख सकते हैं, सिंस इट इज ए स्ट्रिंग, देयर आफ्टर कॉमा लगा करके इसकी प्राइस लिखते हैं, ये हो गया आपका, दिस इज एडेड, एंड ये आपकी चौथी रो ऐड हो जाएगी इससे। रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस, यहाँ से आपको रिमूव करने के लिए ड्रॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, है ना, और परमानेंट रिमूव करना है तो आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट द कमांड स्टॉक डॉट ड्रॉप फंक्शन यूज किया मैंने, और कौन सा कॉलम आपको डिलीट करना है, स्पेशल प्राइस, अभी आपने जो ऐड किया था उससे डिलीट कर देना है, ठीक है, स्पेशल अंडरस्कोर
मैं इस कमांड को करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी मार्किंग स्कीम में दी हुई है, मैं वहीं से दिखा देता, करके आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज़ टू बी डन। एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉलम रिमूव कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0 होता है। अगर रो डिलीट करेंगे तो एक्सिस इक्वल टू 0, कॉलम डिलीट करेंगे तो एक्सिस इक्वल टू 1, परमानेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ लिखेंगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक ये टेम्प्रोरी और परमानेंट ना करे तो आप परमानेंट डिलीट कर दो, कोई बात नहीं है। अगर ये स्पेशली यहाँ नहीं बता रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस परमानेंटली नहीं लिखता है, तब भी आप परमानेंटली ही डिलीट करें। और अगर वो कहता है टेम्पोररीली, तब आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर कमांड। इस तरह से इसे अगर मार्किंग स्कीम में मैं आपको दिखा दूं, सो दीज आर 3 कमांड्स दैट आई हैव रिटन, यू कैन गो थ्रू दीज 3 कमांड्स। यहाँ सिंगल कोट में 4 लिखा है, एज ए स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, हालांकि न्यूमेरिक दीजिए वहाँ पर, ये सिंगल कोट ठीक नहीं है मार्किंग स्कीम में। अगर आपने 4 दे दिया तब भी ठीक ही मानेगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो तो न्यूमेरिक आपको डिफाइन करता है, सारे इंडेक्सेस को न्यूमेरिक ही रहती है ना। आइए यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हर कमांड एक एक नंबर की है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जिसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर को एज इट इज रखता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। Nader has recently shifted to a new city and school. To a new city and school. She does not know many people. She does not know how many people in her new city. how होना चाहिए, how many people, है ना। How many people in her new city in and school. In her new city and school, ठीक है। But all of sudden someone is posting negative demeaning comments on her social networking profile, etc. She's also getting repeated mails from unknown people. Every time she goes online, she finds someone chasing her online. अब आपको इसमें हमें ये बताना है कि ये जो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर देना है आपको, अप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू गिव। व्हाट इज दिस हैपनिंग टू नादर, नादर के साथ हो क्या रहा है ना। नए शहर में गई है और सडनली उसको जो है नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स के साथ सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल में मैसेज आ रहे हैं, है ना। रिपीटेड ईमेल्स आ रही हैं अननोन लोगों से, और जैसे ऑनलाइन जाती है ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो इसे कहते क्या है, इसका कहने का मतलब है कि व्हाट डू यू कॉल इट। ऑब्वियसली इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं और साइबर स्टैकिंग कहते हैं, पीछा करता है जो उसे साइबर स्टैकिंग कहते हैं। और यहाँ पर जो डीमीनिंग मैसेजेस हैं, ये पहला नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स, ये आपका साइबर बुलिंग में आता है। ये वाला आपका किस में आता है, साइबर स्टैकिंग में आता है, STALKING। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस हैपनिंग, यहाँ लिख देंगे नादर हैज बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टैकिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू हैंडल इट आउट। ठीक है, अब इसके आंसर इसका हो सकता है कि वो अपने एल्डर्स को बताए, पेरेंट्स को बताए, टीचर्स को बताए, स्कूल अथॉरिटीज़ को बताए, है ना। और अल्टीमेटली शी मस्ट रिपोर्ट टू साइबर क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, है ना, थ्रू हिज पेरेंट्स। यही तरीका जो है सही रहेगा। ठीक है, इज देयर एनी लॉ इन इंडिया टू हैंडल सच इश्यूज, डिस्कस ब्रीफली। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ITA 2000 कहते हैं, IT एक्ट भी कहते हैं, ये एक लॉ है इंडिया में जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्राइम होता है उसे डील करता है। तो आपके ये तीनों आंसर इस तरह से
लिख देने। आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर लिखा क्या हुआ है। दीज आर द आंसर्स रिटन, और जो मैंने आपको बताए सारे आंसर वही हैं। यू कैन गो थ्रू द मार्किंग स्कीम एंड आंसर्स गिवन टू दीज क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक चॉइस मिल जाती है। देखिए यहाँ पर एक चॉइस मिल रही है। ये 3 नंबर हैं, आप 3 पॉइंट पूछे गए हैं, 1 नंबर के हैं। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 फॉर दिस। थोड़ा सा ठीक से लिखिए, आंसर एक्सप्लेन करके लिखिए प्रॉपर। और मैं यहाँ पर ऑप्शन इंटरनल चॉइस मिल रही है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेगरिज्म, व्हाई इज इट पनिशेबल ऑफेंस, मेंशन एनी 2 वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म किसे कहते हैं भाई, आप इसे पढ़ेंगे प्लेगरिज्म सोसाइटल इम्पैक्ट में, है ना। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म इज ए एक्ट ऑफ यूजिंग एंड स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, आइडियाज एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। देखिए कुछ लोग जो है कॉपी पेस्ट मारते हैं, इंटरनेट से प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई आपने किसी की पोइम पढ़ी, उसको आपने बिना उसका नाम, उसका रेफरेंस दिए हुए आपने उसको बताया कि ये मैंने पोइम लिखी हुई है ना। आप कोई किसी बुक का टाइटल कहीं से चुरा लिए नेट से, या कोई होलोग्राम है आपने किसी कंपनी का लेकर के उसमें कुछ थोड़ा बहुत मिक्स किया, बना दिया। तो ये सारे जो इंटेलेक्चुअल वर्क हैं किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी पर्टिकुलर पर्सन के, उसकी आइडियाज़ को लेकर के आप यू आर पासिंग इट एज योर ओन आइडिया, योर ओन वर्क। इन अदर वर्ड्स यू कैन से प्लेगरिज्म इज ए फेलियर इन गिविंग क्रेडिट टू इट्स सोर्स। अच्छा, प्लेगरिज्म ये भी है कि आप जो सोर्स दे रहे हैं, आप जहां से वो पोइम ले रहे हैं उसका या तो रेफरेंस दीजिए। आप रेफरेंस नहीं देते हैं, इसका मतलब वो प्लेगरिज्म है। ठीक है, प्लेगरिज्म एक तरह का जो है फ्रॉड है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करता है। आईपीआर एक रूल है, ठीक है। आईपीआर जो है वो दैट होल्ड्स लीगल एंटिटी स्टेटस, वायलेटिंग इट्स ओनर्स राइट इज ए लीगल पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो और कह रहा है कि आप मेंशन एनी 2 वेज टू अवॉइड। भाई आप जो है ओरिजिनल रहिए, नेट पर जाइए। तो अगर मान लीजिए किसी का टास्क आप लेते भी हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, तो उसका नाम तो मेंशन करो, उसका रिसोर्स तो मेंशन करो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में कहाँ से आपने रेफरेंस लिया, आप कोई सॉन्ग ले रहे हैं तो उसे रेफर कीजिए कि ये फला गीतकार का है, संगीतकार का है, लाइक दैट। सो ये 2 तरीके हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी मार्किंग स्कीम में। प्लेगरिज्म इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, आइडियाज एटसेट्रा एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। इन अदर वर्ड्स प्लेगरिज्म इज अ फेलियर इन गिविंग क्रेडिट टू इट्स सोर्स। जो सोर्स है जहां से आपने उठाया उसे क्रेडिट दीजिए, उसका रेफरेंस दीजिए। प्लेगरिज्म इज ए फ्रॉड एंड type of fraud and violation of intellectual property right, since IPR means intellectual property right, holds a legal entity status, violating its owner's right is legally punishable offense। 2 तरीके कौन से हैं? Be original, cite or acknowledge source from where you have taken that matter। So this may be the correct answer to this question। प्लेगरिज्म क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। 1 मार्क फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म, 1 मार्क फॉर करेक्ट जस्टिफिकेशन। ये जस्टिफिकेशन है, ठीक है। और ½ मार्क फॉर ईच फॉर अवॉइडिंग द प्लेगरिज्म। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस। इस तरह से आपका जो ये सेक्शन है यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आई थिंक देखता हूँ मैं this no, one more question is there in this section, thereafter section D will begin। एक क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द स्टूडेंट टेबल हेयर, ये भी एसक्यूएल का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट टेबल दी गई है आपके सामने, रोल नंबर, नेम, क्लास, जेंडर, सिटी एंड मार्क्स, इसके साथ सामने आपके दिख रही है ये टेबल।
अब इसमें आपको क्या करना है, यू कैन सी इस टेबल में डिस्प्ले जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स, जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स डिस्प्ले करने की आपको कमांड लिखनी है, ठीक है। जेंडर वाइज हाईएस्ट मार्क्स आप कैसे निकालेंगे, दिस यू हैव टू डू। हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए एग्रीगेट फंक्शन मैक्स यूज किया जाता है, सॉरी। सो सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स, मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम लिख दीजिए, टेबल नेम स्टूडेंट है तो सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा जेंडर वाइज कह रहा है फॉर ईच जेंडर, तो ग्रुप बाय आप जेंडर लगा दीजिए, जेंडर इज बीइंग रिपीटेड, ग्रुप बाय उस कॉलम पे लगाते हैं जो रिपीट हो रहा हो। आपकी कमांड बन जाती है सेलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स, मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर। डिस्प्ले सिटी वाइज लोवेस्ट मार्क्स, और सिटी वाइज लोवेस्ट मार्क्स आपको ना, सिटी भी रिपीट हो रही है तो सिटी वाइज मतलब हर सिटी के लिए अलग अलग दिखाना है कि आगरा सिटी का लोवेस्ट मार्क्स है। आगरा में देखिए यहाँ पर आगरा 2 टाइम्स है 430 470, तो लोवेस्ट मार्क्स 430 आना चाहिए। इसी तरह से मुंबई में 440 है 492 है तो 440 इज द लोवेस्ट मार्क्स फॉर मुंबई, लाइक दैट। तो वो आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में आप जिस पर ग्रुप कर रहे हैं उस, अब इसमें सिटी पर ग्रुप किया जाएगा तो सिटी को जरूर सेलेक्ट कर लें, यानी कि सेलेक्ट सिटी कॉमा मिन ऑफ मार्क्स, मिन ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ओनली, इसमें भी आप ग्रुप बाय लगाएंगे, जेंडर पर ग्रुपिंग कर देंगे, काउंट फंक्शन लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करनी हो तो काउंट फंक्शन लगाइए। तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट और जेंडर, जेंडर पे मैं ग्रुपिंग करना हो इसलिए पहला कॉलम जेंडर होना चाहिए, जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको एज ए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर दो। देन एग्रीगेट फंक्शंस, सो मैंने लिखा सेलेक्ट जेंडर कॉमा टोटल नंबर ऑफ मेल्स दैट इज काउंट ब्रैकेट में स्टार कर दीजिए, स्टार फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स जो भी है इसमें जो फीड किया गया है, ठीक है। एंड अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जेंडर कहीं फीड ना किया गया हो तो क्या करोगे भाई, तो आप यहाँ पर सपोज कीजिए थर्ड जेंडर भी है, नहीं थर्ड जेंडर नहीं, मान लीजिए कहीं पर नल लिखा हुआ है तो नल काउंट ना हो, वैसे काउंट स्टार कीजिए दैट्स बेटर, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार ब्रैकेट में कर देंगे फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रुप बाय जेंडर, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है कि आपकी मार्किंग स्कीम में जो मैं बता रहा हूँ, सेलेक्ट जेंडर कॉमा मैक्स मार्क्स, सेलेक्ट सिटी कॉमा मिन मार्क्स, सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार जो मैं बता रहा हूँ, तो पहला कॉलम उसमें आपकी मार्किंग स्कीम में दिया नहीं हुआ है बट आप लगा सकते हैं जस्ट टू क्लेरिफाई इट कि कौन सा ग्रुप किस जेंडर का है। इसका आंसर कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, यस इसके आंसर यहाँ पर ये दिए हुए हैं आपके सामने, दिख रहे हैं आपको। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जेंडर है तो जेंडर यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर दो, NDER जेंडर कॉमा, इस पर ग्रुपिंग सिटी पर है तो हर सिटी का आपको आइडेंटिफाई हो जाए कौन सी सिटी का कौन सा मिनिमम मार्क्स है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई। यहाँ देखिए जो सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट जेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिया हुआ है आपकी मार्किंग स्कीम में, तो जब यहाँ दिया हुआ है तो इट कुड बी हेयर ऑल्सो, है ना, इट कुड बी हेयर ऑल्सो, जेंडर वाइज कह रहा है सिटी वाइज कह रहा है तो कैसे पता चलेगा आपको। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर जेंडर कॉमा मैक्स मार्क्स लिखना एक बेटर आंसर होगा, सिटी कॉमा मिन मार्क्स लिखना एक बेटर आंसर होगा, जेंडर कॉमा काउंट स्टार, यहाँ काउंट जेंडर लिखा हुआ है कंसीडरिंग दैट जेंडर में कहीं पर नल वैल्यू नहीं है, काउंट स्टार से भी ये चल जाएगा, आपका सही आंसर देगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये सारे 1 मार्कर हैं, एक एक नंबर की सारी क्वेरीज हैं। और अगला क्वेश्चन है ग्रुप बाय क्या है, व्हाट इज ग्रुप बाय, इसके और में इंटरनल चॉइस, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। इसे मार्किंग स्कीम से ही कर लेते हैं। देखिए ग्रुप बाय जो है क्लॉज इज यूज्ड
in a select statement in combination with aggregate functions to group the result based on distinct values of a column. किसी भी कॉलम में अगर वैल्यूज रिपीटेड हैं, देखिए किसी भी कॉलम में अगर वैल्यूज रिपीटेड हैं, जैसे आपका ये है जेंडर है MMFF, तो इसमें दो ग्रुप आसानी से बन सकते हैं, एक M के ऊपर और एक F के ऊपर. तो मेल्स का जो डिटेल है एग्रीगेशन है किया जा सकता है, और फीमेल्स का भी एग्रीगेशन किया जा सकता है सेपरेटली. ठीक है, अब किस पर? जेंडर पर ग्रुप बाय लगा के. सिटी पर ग्रुप बाय लगाएंगे तो हर सिटी पर अलग अलग एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं. क्लास पर ग्रुप बाय लगाएंगे तो क्लास 11th का ग्रुप अलग बनेगा, 10th का ग्रुप अलग बनेगा, 12th का ग्रुप अलग बनेगा. हर ग्रुप पर एग्रीगेट फंक्शंस लगाए जा सकते हैं. एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से हैं? सम, मैक्स, मिन, काउंट और एवीजी. आपके फंक्शन में, आपके सिलेबस में ये 5 फंक्शन हैं. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल इस पर हम कर सकते हैं. आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है. तो एक तो ये हो गया ग्रुप बाय है क्या. इसके बाद एग्जाम्पल लिया, टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट वी नीड टू फर्स्ट ग्रुप द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन जेंडर. हम जेंडर पर ग्रुपिंग करेंगे. देन वी शुड गो फॉर काउंटिंग द रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन. तो सबसे पहले आपको जेंडर वाइज दिया हो, सिटी वाइज दिया हो, फॉर ईच सिटी दिया हो, फॉर ईच जेंडर दिया हो, फॉर ईच क्लास दिया हो, या क्लास वाइज जेंडर वाइज आप एग्रीगेट फंक्शंस पूछे जा रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि इस पर ग्रुप बाय लगना है. जेंडर वाइज एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मिन, सम, काउंट, एवीजी, इनमें से कोई भी फंक्शन पूछा जा रहा हो जेंडर वाइज, कोई भी फंक्शन एग्रीगेट पूछा जा रहा हो सिटी वाइज, तो आप आंख बंद करके सिटी पर ग्रुप बाय लगाएं, जेंडर पर ग्रुप बाय लगाएं और एग्रीगेट फंक्शंस को सेलेक्ट में यूज कर दें. ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि जेंडर वाइज हमें काउंट करना है कितने जेंडर्स हैं, तो हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट फंक्शन लगा दिया. यहाँ काउंट स्टार भी आप लिख सकते हो. फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर, जेंडर पर ग्रुपिंग कर दिया. आंसर क्या आ जाएगा? मेल कितने हैं काउंटिंग हो जाएगी, फीमेल कितने हैं काउंटिंग हो जाएगी. अब स्टार में और जेंडर में क्या फर्क है? यहाँ स्टार लिखेंगे तो वो सारी रोज काउंट होंगी जो M से रिलेटेड है काउंट स्टार लिखने पर, और दूसरा जो है वो F से रिलेटेड जो फीमेल्स की रोज हैं वो काउंट हो जाए. कंप्लीट रो एज ए यूनिट काउंट होता है उसमें. ठीक है, और अगर आप काउंट जेंडर लिखते हैं तो जेंडर कितने M हैं कितने F हैं वो काउंट होगा. ठीक है, इसमें अगर कहीं F की जगह नल है तो नल विल नॉट बी काउंटेड. ऑलराइट, M है तो M की जगह नल है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड. अगर आप काउंट जेंडर लिखते हैं और काउंट स्टार लिखते हैं तो ये पूरी यूनिट, पूरी रो काउंट होती है. बेशक यहाँ पर एक नल है, वो वाली रो काउंट नहीं होगी जिसमें कंप्लीट नल हो, ये भी नल, ये भी नल, ये भी नल, सारा नल होगा, तो दैट रो विल नॉट बी काउंटेड इफ यू आर राइटिंग काउंट स्टार ओवर हेयर. मुझे लगता है कि आई कुड मेक इट क्लियर टू यू. मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा आंसर. और ये आपका था कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30. इसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेक्शन नंबर डी. तो ये सेक्शन डी जो आपका है यहाँ पर, सेक्शन डी ये रहा. सेक्शन डी में आपका जो 31st क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका जो फंक्शंस हैं सिंगल रो फंक्शंस. सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन आपको पता होगा, दो तरह के फंक्शंस हैं, दो कैटेगरीज फंक्शंस की हैं. सिंगल रो फंक्शंस आर ऑपरेटेड अपॉन सिंगल रोज एंड रिटर्न वन वैल्यू फॉर ईच रो. मल्टी रो फंक्शंस आर ऑपरेटेड अपॉन मल्टीपल सेट ऑफ रोज एंड फॉर मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज दे रिटर्न ओनली वन वैल्यू बैक. डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में. ये 5 नंबर का है, 5 पार्ट हैं, 1 मार्कर. डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया. तो कह रहा है कि इसका क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका गलत दिख रहा है. डिस्प्ले 7 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7th लेफ्ट कैरेक्टर ऑनवर्ड्स. लेफ्ट साइड से 7वें कैरेक्टर से लेकर के 7 कैरेक्टर डिस्प्ले करना है इंडिया शाइनिंग से.
कहने का मतलब यह है कि इसमें आप मिड यूज़ करें, सब स्ट्रिंग यूज़ करें, सब str यूज़ करें, तीनों फंक्शंस का काम एक ही है। यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या, सेलेक्ट मिड, या मिड की जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, सब str भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया शाइनिंग, शाइनिंग कॉमा 7वीं पोजीशन से 7 कैरेक्टर। फ्रॉम इसमें नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू है, अदरवाइज फ्रॉम डुअल लिख सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें टेबल नेम नहीं दिया होता। आपके टीचर ने ज़रूर बताया होगा, डुअल एक डमी टेबल होता है जिसमें कोई टेबल नहीं इस्तेमाल हो रही, वहाँ फ्रॉम डुअल टेम्प्रोरी टेबल है, क्रिएट होती है आपके इस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है इसके लिए डमी टेबल फ्रॉम डुअल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। सो मिड की जगह आप कौन सा फंक्शन और यूज कर सकते हैं, सब str या सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, string। यहाँ पर होगा क्या, 1 2 3। आप जानते हैं कि जो MySQL की स्ट्रिंग है उसमें पहला कैरेक्टर जो है उसकी स्ट्रिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नॉट इज फ्रॉम 0, इट डज नॉट बिगिन फ्रॉम 0। ऑलराइट, तो 7वां कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एस पर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से 7 कैरेक्टर चॉपिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपका जो आंसर है वो शाइनिंग होगा इसका। ठीक है, नाउ अनदर पार्ट इज डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग कम इन द स्ट्रिंग। इसमें से आपको कम चॉप आउट करना है। कम कैसे निकालेंगे, इसकी पोजीशन बतानी है, यानी कि कम को सर्च करने की कम किस नंबर पर है, इंडेक्स नंबर पर है, 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। ऐसी क्या कमांड लिखेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हमें जो है इसके लिए यूज करना चाहिए इन str फंक्शन। सेलेक्ट इन str एंड विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे ये वाली स्ट्रिंग वेलकम वर्ल्ड कॉमा, इसमें आपको सर्च क्या करना है, अनदर स्ट्रिंग टू बी सर्च्ड फॉर इज कम। ये दो स्ट्रिंग इस तरह से स्पेसिफाई की जाती हैं, दो पैरामीटर्स हो गए। नंबर 1 द स्ट्रिंग इन विच द सर्चिंग इज टू बी डन, एंड नंबर 2 द स्ट्रिंग इन विच सर्च अरे व्हाट इज टू बी सर्च्ड फॉर। तो इस तरह से ये कमांड इसकी बनेगी। फिर नेक्स्ट कहता है कि राउंड अप कीजिए 23.78 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप कर दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल, सेलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23.78 कॉमा अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, 1 डेसिमल 0.1, और इसका आंसर कोई बताएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट्स आंसर शुड बी 23.8 अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि ये डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस यहाँ तक 0.7 तक, 0.7 के बाद वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा उसे 1 कंसीडर करके 7 में ऐड कर दिया जाएगा, 23.8 हो जाएगा। इसमें सेकंड पैरामीटर नेगेटिव भी होता है, मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, राउंड फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा, राउंड ट्रंकेट अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नाउ डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 9। रिमाइंडर फंक्शन किसके लिए कौन सा फंक्शन होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, 100 को डिवाइड करें 9 से तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसके लिए मॉड फंक्शन यहाँ है, तो यू विल राइट सेलेक्ट मॉड, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 100 कॉमा 9। सारे जो सिंगल रो फंक्शन से रिलेटेड कमांड्स हैं, बहुत सिंपल कमांड यहाँ पर सैंपल पेपर में दी गई हैं। आई होप दैट इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो सच कमेंट शुड बी आस्क्ड। अगला देखिए, रिमूव ऑल एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम यूजर आईडी ऑफ द टेबल यूजर्स नाम की टेबल में से यूजर आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, वेलकम से पहले जो स्पेस यहाँ पर डाल दिया जाए, कुछ स्पेस डले हों स्ट्रिंग में तो दैट इज लीडिंग स्पेस, और स्ट्रिंग के एंड में कुछ स्पेस डले हों तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्पेस। तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आपकी इसमें कमांड क्या बनेगी? योर कमांड विल बी सेलेक्ट ट्रिम ऑफ ब्रैकेट में यूजर आईडी ब्रैकेट हो गया क्लोज, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर टेबल दे रहा है फ्रॉम यूजर्स सेमीकोलन। तो ये कमांड बनेगी आपके पार्ट नंबर 5 की। ऑलराइट, तो ये आपकी कमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और सेम कमेंट्स आपकी मार्किंग स्कीम में। इसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल। ये सभी फंक्शंस आपको एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देने। यू केस फंक्शन अपर में कन्वर्ट करता है लोअर केस कैरेक्टर्स को। ट्रिम फंक्शन अभी मैंने यूज कर ही दिया, इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। मिड फंक्शन क्या करता है? इट चॉप्स ऑफ द एनी स्मॉल स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन बिग स्ट्रिंग। डे नेम क्या करता है? आपको किसी भी डेट से उसका करस्पॉन्डिंग डे नेम संडे, मंडे, ट्यूसडे फाइंड आउट करता है, रिटर्न करता है। पावर फंक्शन एक्स रेज्ड पावर वाई, यानी एक इंटीजर रेज्ड पावर अनदर इंटीजर कैलकुलेट करना हो, पावर एक्सपोनेंट, तो पावर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको दे देने हैं इसका एक्सप्लेन करके। यहाँ मार्किंग स्कीम में देख लीजिए कैसे किया हुआ है ये। तो ये तो सारी कमेंट्स मैंने आपको बता दी। यहाँ से देख लीजिए यू केस फंक्शन इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू अपर केस, और इसके लिए एक एग्जांपल दे दिया। इस एग्जांपल का आउटपुट क्या आएगा एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली ट्रिम फंक्शन का भी इसी तरह से, मिड फंक्शन का कर दीजिए, डे नेम कर दीजिए, एंड देन पावर फंक्शन इज ऑल्सो टू बी एक्सप्लेन्ड अलॉन्ग विद इट्स करस्पॉन्डिंग आउटपुट। जो एग्जांपल देंगे उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा ये भी आप बता दीजिए। सो ये आपका क्वेश्चन 31 कंप्लीट हो जाता है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे? कंप्यूटर नेटवर्किंग से। तो कई स्कूल में ये पढ़ाया जा चुका है, कई स्कूल में हो सकता है एंड में पढ़ाया जाए। देखिए, प्राइम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल एजुकेशन। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है 5 मार्कर में, यानी सेक्शन डी जो है वो 5 मार्कर है। 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 31 रिलेटेड टू MySQL सिंगल रो फंक्शंस। ठीक है, इसमें एक चॉइस इंटरनल मिल रही है आपको। और 32 क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग चैप्टर, जो आपका थ्योरी का कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, यहां से मिलता है आपको। सो लेट अस डू इट। Prime Computers Private Limited is an international educational organization. It is planning to set up India campus at Mumbai with its head office in Delhi. The Mumbai office campus has 4 main buildings: admin, accounts, examination and result. ठीक है। You as a network expert have to suggest the best network related solutions for their problems raised in first to fifth part, keeping in mind the distance between the buildings and other given parameters. तो ये आपका दिल्ली हेड ऑफिस है और ये मुंबई कैंपस है। मुंबई कैंपस में 4 बिल्डिंग्स है: एग्जामिनेशन, एडमिन, अकाउंट्स, रिजल्ट। डिस्टेंसेस दी हुई हैं। एडमिन से लेके अकाउंट की डिस्टेंस, एडमिन से अकाउंट की डिस्टेंस 55 मीटर, एडमिन से एग्जामिनेशन की डिस्टेंस 90 मीटर, एडमिन टू एग्जामिनेशन 90 मीटर, और एडमिन से रिजल्ट की ये आपका 50 मीटर है। और अकाउंट से एग्जामिनेशन की डिस्टेंस है, अकाउंट टू एग्जामिनेशन इज 55 मीटर, अकाउंट्स टू रिजल्ट यहाँ से इसकी डिस्टेंस 50 मीटर, एग्जामिनेशन टू रिजल्ट यहाँ से इसकी डिस्टेंस 45 मीटर, दिल्ली हेड ऑफिस से मुंबई 2150 किलोमीटर। और हर बिल्डिंग में एडमिन में 110 कंप्यूटर, अकाउंट्स में 75, एग्जामिनेशन में 40, रिजल्ट में 12, दिल्ली हेड ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स इंस्टॉल करने हैं अलग अलग। अब कहता है सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस आउट ऑफ 4 बिल्डिंग टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। ठीक है, सर्वर कहाँ पर रखना चाहिए? मुंबई का जो ऑफिस है उसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, चारों बिल्डिंग्स में सर्वर का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए और क्यों? ध्यान से देखिए, एडमिन में ज़्यादातर सर्वर जहाँ पर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा होता है उसी बिल्डिंग में रखा जाता है। तो 110 कंप्यूटर हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में लगे हैं मुंबई ऑफिस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। सो हमें जो सर्वर का प्लेसमेंट है वो एडमिन ऑफिस में ही रखना चाहिए।
in Mumbai campus? Right, this is the answer to this question. अगला आपका है कि इसका जो केबल लेआउट बताइए, किस तरह से कम केबल लगेगी और गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी बेस्ट हो, ठीक है, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कनेक्टिविटी के लिए आप अगर एडमिन से एग्जामिनेशन को जोड़ते हैं, एडमिन से अकाउंट्स को जोड़ते हैं, एडमिन से रिजल्ट को जोड़ते हैं, तो कनेक्टिविटी बेस्ट रहे, क्योंकि एडमिन के यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस अगर देखा जाए केबलिंग कॉस्ट, तो एडमिन टू एग्जामिनेशन 90 मीटर, अकाउंट्स 55 मीटर, और 50 से टोटल कर लीजिए तो 5 हो गया, 9 5 14 5 19, तो ये हो जाएगा 195 मीटर केबल लगेगी, ठीक है। और किसी से आप कनेक्ट करके देखेंगे, अकाउंट से एग्जामिनेशन 55, अकाउंट से रिजल्ट 45 और अकाउंट से एडमिन। देखिए इसमें अकाउंट से ऐड करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहां पर आपका सर्वर है उससे आप सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करें तो बेस्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, सारा ट्रैफिक सर्वर के थ्रू होकर के जाएगा। तो ये आपका बेस्ट लेआउट होगा और ये स्टार टोपोलॉजी बनाएगा, एडमिन टू एग्जामिनेशन, एडमिन टू अकाउंट्स और एडमिन टू रिजल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सेकंड, सजेस्ट टू ड्रॉ द केबल लेआउट to efficiently connect various buildings within Mumbai campus for wired connectivity। अब वायर से कैसे आप कनेक्ट करेंगे इन बिल्डिंग्स को, मैंने आपको बता दिया। एडमिन से एक वायर यहाँ एग्जामिनेशन को डाल दीजिए, एक वायर अकाउंट्स को डाल दीजिए, एक वायर रिजल्ट को डाल दीजिए, स्टार टोपोलॉजी बनाएगा। ये लेआउट आपको ड्रॉ कर देना है सेकेंड क्वेश्चन में। Which networking device will you suggest to be procured by the company to interconnect all computers with various buildings of Mumbai campus? मुंबई कैंपस में देखिए हर बिल्डिंग में कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगाने, एग्जामिनेशन में भी, अकाउंट्स में, रिजल्ट में, एडमिन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हर बिल्डिंग में हब या स्विच नाम का डिवाइस होना चाहिए टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, क्योंकि हब या स्विच में आप जानते हैं मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप केबल्स इन कर सकते हैं। जो आपका ईथरनेट केबल है उसे इन किया जा सकता है, मल्टीपल स्लॉट्स चाहिए मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हब और स्विच इज द नेम ऑफ द डिवाइस। फोर्थ देखिए, कंपनी इज प्लानिंग टू गेट इट्स वेबसाइट डिजाइंड which will allow students to see their result after registering themselves on its server. Out of static or dynamic, which type of website will you suggest? ऑब्वियसली उस पर रिजल्ट आना है, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट कुछ और होगा, सेकेंड टर्म का रिजल्ट कुछ और होगा। वो यूज़र्स रजिस्टर करेंगे, किसी का यूज़र आईडी कुछ और है, पासवर्ड कुछ और है, वेरिएबल बेस्ड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये डायनेमिक वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिस पर हमेशा जब भी आप ओपन करेंगे सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑलवेज। यहाँ पर तो वेरिएशंस होंगे, आपके रिजल्ट चेंज हो सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, या इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिजल्ट इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। जब आपको वेरिएबल इंफॉर्मेशन साइट पर चाहिए तो आप ऑब्वियसली डायनेमिक वेबसाइट आप यहाँ पर प्रेफर करेंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग will you suggest to establish online face-to-face communication between people in admin office of the Mumbai campus and Delhi head office? तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल आंसर है, इन्होंने 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑब्वियसली आपने किया भी होगा। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एप्स, स्काइप है आपका, व्हाट्सएप है, गूगल मीट है, किसी पर भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो दीज आर 5 क्वेश्चंस, ईच 1 मार्कर, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिल जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इसे वर्ड में कन्वर्ट किया था, वो ओमिट हो गया है, तो मैं आपको इसे ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेते हैं कहाँ पर है ये। क्वेश्चन नंबर 33rd क्वेश्चन, सेक्शन डी में 31, 32 5 नंबर का हो गया और 33 भी 5 नंबर का। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। एक ये डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है। तो इन्होंने कहा है क्या कि एक ये पिक्चर दी हुई है, इमेज दी हुई है, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। गिव ए सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। इसे चार्ट को सेव करने के लिए भी आपको एक कमांड देनी है,
और साथ साथ राइट ए पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर इंडियाज मेडल टैली एज शोन बिलो। वो सिंपल सा बार चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का टाइटल दिया है, वाई एक्सिस का टाइटल और ग्राफ का मेन टाइटल दिया हुआ है, और इस पर बार ग्राफ बन रहा है। तो इस बार ग्राफ को बनाने के लिए देखिए, गोल्ड एक लिस्ट आपकी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज है, मेडल्स की लिस्ट हो गई, और दूसरी गोल्ड जो है ये जा रहा है 20 पर, सिल्वर का देखिए पॉइंट 15 है, ब्रॉन्ज का जो पॉइंट है 17.5 है, इसकी एक लिस्ट बन जाएगी। दोनों पैरामीटर्स आपका एक्स एक्सिस गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज एक वेरिएबल हो गया, जिसमें आप एक लिस्ट तीन वैल्यूज की लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, और एक लिस्ट तैयार कर लेंगे आप गोल्ड के 20.0 देन 15.0 एंड 17.5, एक लिस्ट ये बन जाएगी। इन दोनों के बीच में आप बार प्लॉट कर देंगे। तो इसकी जो कमेंट्स होंगी, सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया matplotlib.pyplot एज plt, और कैटेगरी नाम का कोई वेरिएबल या एक्स नाम का कोई वेरिएबल ले लिया आपने, गोल्ड कॉमा सिल्वर कॉमा ब्रॉन्ज। वाई नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें आपने 20.0 15.0 17.5 मेंशन कर लिया, एक लिस्ट हो गई। उसके बाद आप plt.bar ब्रैकेट में x कॉमा वाई सिंपल लिख सकते हो, plt.x लेवल मेडल टाइप, plt.y लेवल मेडल, और plt.title इंडियन मेडल टैली इन ओलंपिक्स, और उसके बाद plt.show कर देंगे। एक क्वेश्चन साथ में ये भी एसोसिएट कर रहा है कि ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू सेव दिस चार्ट। सेव करने के लिए आप लिखते हैं plt.savefig ब्रैकेट में फाइल नेम .jpg .pdf, और एक और फॉर्मेट होता है वो देख लीजिएगा आप अपने बुक से, ठीक है। तो pdf और jpg इट इज़ कन्फर्म, इन दोनों फॉर्मेट्स में png भी होता है, यस आई थिंक png फॉर्मेट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यू कैन जस्ट गो थ्रू। मैं जब आपको बार चार्ट पढ़ा रहा था वहाँ पर सेव फिगर करना सिखाया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, और यू कैन हंट इन द नेट और इन योर बुक। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें एक और ऑप्शन इंटरनल चॉइस मिल जाती है, और में क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द चेंजिंग वीकली एवरेज टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 4 वीक्स। 4 हफ्ते के वीक नंबर 1 2 3 4, और इनका जो एवरेज वीक टेम्परेचर है ये दिया हुआ है, इसे आप एक्स एक्सिस पे डाल दीजिए और इसे आप वाई एक्सिस पे डाल दीजिए। सिमिलरली आप इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt कर लीजिए, वीक इज इक्वल टू ये, एवरेज वीक टेम्परेचर इक्वल टू ये देने के बाद आप लिखेंगे लाइन चार्ट बनाने के लिए plt.plot ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, वीक कॉमा एवरेज वीक टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पर टाइटल आप देख लेना plt.x लेवल इक्वल टू, और ब्रैकेट में वीक कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में, plt.y लेवल ब्रैकेट में आप लिख दे एवरेज वीक टेम्परेचर, और plt.title क्या कर लेंगे, वीकली टेम्परेचर एनालिसिस, और plt.show कर देंगे। तो ये आपका प्लॉट हो जाना चाहिए, और इसका आप आंसर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। सी पहला वाला आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देखिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot, कैटेगरी डिफाइन कर दिया, मेडल डिफाइन कर दिया, और ये बार कैटेगरी और मेडल के बीच में, वाई लेवल ये है, एक्स लेवल ये हो गई हेडिंग एक्स एक्सिस की, plt.title ये हो गया, मेन टाइटल हो गया, plt.show ग्राफ इज प्लॉटेड, plt.savefig मैंने आपको बताया ये कमांड हो गई सेव फिगर करने के लिए। और इसमें और ऑप्शन जो मिल रहा था, इंपोर्ट किया, वीक वाला वेरिएबल हो गया, एवरेज वीक टेम्परेचर हो गया, plt.plot हो गया आपका वीक कॉमा एवरेज वीक टेम्परेचर, plt.show यहाँ पर एक्स लेवल वाई लेवल कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसलिए इन्होंने सिंपल ड्रॉ कर दिया आपका ये चार्ट, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33 completed, which was to plot the chart, यानी डाटा विजुलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे 33rd क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिमेंबर इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो 33वां क्वेश्चन आपका डाटा विजुलाइजेशन से होना चाहिए। जब भी सीबीएसई कोई सैंपल पेपर बनाता है तो एग्जैक्टली प्लानिंग के हिसाब से बनाता है कि हम कैसे इसे बोर्ड के स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में देंगे। सेक्शन ई अब आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। सेक्शन ई में एक एसक्यूएल टेबल दी है, आई थिंक
देखिए यहाँ पर श्रेया डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यस, हैज डिजाइन्ड अ डेटाबेस फॉर द क्लोथिंग शॉप, हेल्प हर बाय राइटिंग आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन टेबल। टेबल का नाम क्लोथ है, टेबल दी हुई है, क्लोथ कोड है, क्लोथ नेम है, साइज, कलर, प्राइस, डेट ऑफ परचेज। 3 क्वेरीज पूछी जा रही हैं आपको। इसमें तीसरी जो क्वेरी है इसमें इंटरनल चॉइस दी जा रही है और करके, ठीक है। तो लेट अस सी, और ये कितने मार्क्स का है, 1 + 1 + 2 4 मार्क्स का है। और 35वां क्वेश्चन भी इसी तरह से 1 + 1 + 2 डाटा फ्रेम से रिलेटेड, पैंडास से रिलेटेड होना चाहिए। पहले इसको कर लेते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले क्लोथ नेम्स इन लोअर केस। देखिए यहाँ पर फिर से सिंगल रो फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। लोअर केस में क्लोथ के नाम डिस्प्ले कराना है तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे सेलेक्ट लोअर, या एल केस भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सी नेम फ्रॉम क्लोथ। हो गई कमांड आपकी, 1 मार्क। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द क्लोथ्स। क्लोथ्स की लोवेस्ट प्राइस, इसमें से सभी क्लोथ्स में से लोवेस्ट प्राइस यानी क्या आना चाहिए, 399 आना चाहिए। सो यू विल राइट सेलेक्ट, फंक्शन आपका यहाँ पर एग्रीगेट लग रहा है, मिन ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम क्लोथ। मैं लिख देता है यहाँ पर, लिखने में टाइप करने में टाइम लगेगा। अभी मैं इसको आपको ये सभी आंसर्स यहाँ पर मार्किंग स्कीम में शो कर दूंगा। राइट ए क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज। मीडियम साइज का जो आपका साइज मीडियम जिसकी वैल्यू m है, इसके लिए आपको काउंट करना है कि कितने ऐसे क्लोथ्स हैं जो मीडियम साइज वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखिए काउंट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन लग रहा है, और मीडियम रिपीट हो रहा है, एक्सेल भी रिपीट होगा, फ्री भी रिपीट होगा कहीं ना कहीं। ये तो इतने रिकॉर्ड दिए हैं, देयर माइट बी हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इसको क्वेरी करने के लिए आप सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट और साइज भी आप लिख सकते हैं, साइज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ, और साइज पर ग्रुपिंग कर दो, ग्रुप बाय साइज, और हैविंग लगा दीजिए, हैविंग साइज इक्वल टू m, ठीक है। तो केवल m का डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ग्रुप बाय साइज देने पर एक्सेल का भी एक ग्रुप बनेगा, m का भी ग्रुप बनेगा, फ्री का भी ग्रुप बनेगा, l का भी ग्रुप बनेगा। बट आई वांट ओनली द ग्रुप काउंटिंग ऑफ मीडियम साइज, सो उसमें आप हैविंग कंडीशन, जब भी ग्रुप बाय लगाइए तो कंडीशन हैविंग के साथ दीजिए, वेयर के साथ नहीं, रिमेंबर। सो कमांड क्या बनी अल्टीमेटली, सेलेक्ट साइज कॉमा काउंट स्टार ब्रैकेट में फ्रॉम क्लोथ, ग्रुप बाय साइज, हैविंग साइज इक्वल टू सिंगल कोट में m डाल दीजिए। ओके, सो दिस इज योर कमांड फॉर दिस। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इस पर क्या और चॉइस थर्ड पर मिल रहा है आपको। थर्ड पे क्या कह रहा है, राइट ए क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स परचेज्ड। ईयर वाइज कह रहा है, इसका मतलब ईयर पर हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। तो ईयर पर कैसे ग्रुप बनाओगे, डीओपी में ईयर है, कुछ 2021 है, कुछ 2019 होगा, कुछ 2022 होगा, तो इसका ईयर निकाल लीजिए और उसी पर हम ग्रुप बाय बना देंगे। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट ईयर ऑफ डीओपी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ, ग्रुप बाय ईयर ऑफ डीओपी, ईयर ब्रैकेट में डीओपी, अपने आप यहां से ईयर उठा लेगा और उस पर आपकी ग्रुपिंग कर देगा, ठीक है। और उसे आप सेलेक्ट भी कर दीजिए, सेलेक्ट ईयर ऑफ। इसे ये यहाँ पर हो सकता है कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ तो आपको समझ ना आ रहा, यहाँ से देख लीजिए। सेलेक्ट लोअर ऑफ सी नेम फ्रॉम क्लोथ, पहली कमेंट मैंने बताई थी। सेलेक्ट मीन ऑफ प्राइस फ्रॉम द क्लोथ, ये भी आपका हो गया। देन सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ, ग्रुप बाय साइज, हैविंग साइज इक्वल टू m, मैंने आपको बताया था। यहाँ काउंट स्टार से पहले आप जिस पर ग्रुप बना रहे हैं उसका उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट साइज कॉमा काउंट स्टार भी लिख सकते हैं, वो बेटर है। इसी तरह से यहाँ पर और में सेलेक्ट ईयर ऑफ डीओपी, यहाँ पर इसने किया ना आपका पहला कॉलम काउंट स्टार से पहले, इस पर ग्रुपिंग कर रहा है तो इसको पहले सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं साइज पर, तो इसे भी यहाँ पहले सेलेक्ट कर दिया, साइज कॉमा फ्रॉम क्लोथ, ग्रुप बाय ईयर ऑफ डीओपी। ये आपका 2 मार्क्स का है।
जिस पर आपको ग्रुप बाई पूछ रहा है। सो 1 + 1 + 2 एक नंबर, ये 2 नंबर में आपको चॉइस मिल रही है। आइए हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। पेपर आपका यहाँ पर हो रहा है फिनिश। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि ये डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका एक डेटा फ्रेम दिया है जिसमें रो इंडेक्सेस C01, 02, COO लिख रहा है आपको, है ना, कंप्यूटर ओलंपियाड है तो CO1, CO2, CO3 एंड सो ऑन। स्कूल, टोटल स्टूडेंट, टॉपर, फर्स्ट रनर अप, ये आपको दिया जा रहा है। सो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। df.shape, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं तो इसका क्या आउटपुट आएगा। शेप देता है कितनी रो बाई कितने कॉलम्स हैं इस टेबल, इस डाटा फ्रेम में। तो आप देख लीजिए कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रोज, 1 2 3 4। तो 5/4 का डायमेंशन कैसे आएगा, ये टपल के फॉर्म में आएगा, 5, 4 नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आना चाहिए df.shape का आंसर, ठीक है। ये df ऑफ 2:4 क्या देगा भाई, रो नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर 4 तक। रो नंबर 2 यहाँ से 0 1 2 यहाँ से शुरू होती है, CO3 से ये वाली रो डिस्प्ले होगी और 3 वाली रो डिस्प्ले होगी। ये रेंज दी गई है तो 2 3 डिस्प्ले होगी, 4 डिस्प्ले नहीं होगी। एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट आएगा बेसिकली ये दोनों रोज का डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ड्रॉ कर देना है विद दीज कॉलम हेडिंग्स एंड दीज रो इंडेक्सेस। ये 2 रो आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम ऑफ इंडेक्सेस C02 एंड C02। C02 से लेके 04 तक सारा डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर्स कॉलम, ठीक है। तो आप रेंज दे देंगे C02 से लेकर के, LOC यूज कर लीजिए, df.loc स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, C02 कॉलन C04 कॉमा, ये दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना है, कॉमा, उसके बाद सिंगल कोट में टॉपर कॉलम डिस्प्ले करना है। कॉलम का नाम है क्या, टॉपर। तो स्क्वायर ब्रैकेट 2 बंद हो जाएगा, है ना, नहीं एक ही बंद होगा स्क्वायर ब्रैकेट। प्रिंट आगे लगा दीजिएगा। सो कमांड क्या बन जाएगी अल्टीमेटली आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंट स्मॉल लेटर में लिखिए, प्रिंट ब्रैकेट में P कैपिटल हो गया, उसे ठीक करना, ये वर्ड है ऑटोमेटिक कर लेता है, .loc स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर लिख दीजिए CO1, ये हो गया कॉलन CO4, ये रेंज हो गई, स्पेसिफाई कर दिया, सिंगल कोट में लिख दिया, कॉमा। देन कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना, पहले रो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है स्लाइसिंग ऑफ डाटा फ्रेम में, फिर कॉलम स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। मैंने अब कॉलम कॉमा के बाद दे दिया, टॉपर वाला कॉलम डिस्प्ले करना है। ये हो गया। जब भी रेंज दें इसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दीजिएगा, रेंज है ये, कॉलम लगा है बीच में। लिस्ट हो तब आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिएगा। मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करना हो तो लिस्ट के फॉर्म में दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में इसे बंद कर देना, कॉमा कॉमा लगा करके, या टॉपर्स कॉमा स्कूल कॉमा, ऐसा करके स्क्वायर ब्रैकेट में सब बंद करना है, ठीक है। सो इसके बाद आप प्रिंट फंक्शन क्लोज कर दीजिएगा लाइक दिस। सो दिस हैज बिकम द कमांड फॉर दिस। समझ आ गया होगा। इसके और में फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको P जो है स्मॉल कर दीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू राइट P, प्रिंट का P स्मॉल में, पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन स्टेटमेंट लिखना टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम एंड फर्स्ट रनर्स ऑफ कॉलम ऑफ दी अबव डेटा फ्रेम। तो सिंपल है ये, प्रिंट df डॉट से एक्सेस कर लीजिए, कोई भी कॉलम डॉट से एक्सेस कर सकते हो, सिंगल कोट में लिखना नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस किसका लाना है आपको, टोटल स्टूडेंट और फर्स्ट रनर ऑफ का। सो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट df डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स माइनस df डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर रनर्स अप ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ये हो जाएगा। इसको आप आंसर की में देख लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। सी फर्स्ट वाला ये आपका हो गया, यहाँ पर सॉरी
ये हो गया 5,4 दे रहा था। शेप शेप क्या है, एट्रीब्यूट है, शेप एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे। और बी पार्ट में ये आपका सेकेंड पार्ट का आउटपुट हो गया, CO3 और CO4 डिस्प्ले हो रहा है, मैंने आपको बता दिया था CO3 एंड CO4 विल बी डिस्प्लेड। कमांड क्या थी, एक मिनट यहाँ पर, लेट अस सी, 2:4, तो 0 1 2 3 2 3 डिस्प्ले होना था, यस 3 4 वाला रो डिस्प्ले हो रही है, यस 3 4 वाली रो। देन पाइथन स्टेटमेंट मैंने df.loc आपको करके दिखाई दिया, और में आप चले जाएंगे तो प्रिंट df.total student माइनस df.first runners up, ये वाला आपको मैंने बताया। यहाँ से डॉट के साथ जो आप कोई कॉलम एक्सेस करना चाहें, प्री एग्जिस्टिंग कॉलम, तो डॉट पैरामीटर्स के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल कोट यहाँ कॉलम नेम में नहीं लगाना होता है, सिंपली कोई भी कॉलम इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। df.डाटा फ्रेम का नाम डॉट करके एनी कॉलम विच इज एग्जिस्टिंग इन द टेबल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। इसका दूसरा फॉर्मेट ये भी हो सकता था कि df ऑफ कुछ बच्चे लिखते हैं, तो दिस कुड ऑल्सो बी करेक्ट, ठीक है। डॉट अगर नहीं लिखना चाहते तो ऑफ के फॉर्म में मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि इसका ये भी हो सकता था, df ऑफ लिख देंगे। ऑफ कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, इसे आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके लाइक दिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस df डॉट की बजाय यहाँ पर ऑफ कर देंगे। ऑफ पढ़ते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर रनर्स अप में ये किया और ये क्लोज कर दिया। तो ऐसा भी दिस कमांड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, but while you want to access any column from the data frame, this method is better, df dot column name, df dot column name, ठीक है। so that's it about this paper। इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर की जो CBSE की है और क्वेश्चन पेपर दोनों का लिंक मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ काफ़ी कुछ। तो बहुत इजी और सिंपल पेपर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पेपर के अंदर। आप MySQL फंक्शंस, सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शंस तैयार कर लीजिए, पैंडा सीरीज़, और इस पर जो मैंने यहाँ पर आपको एनालिसिस करके बताई थी कि क्या क्या बेसिकली कितने कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिए कि डेटाबेस में 2 + 3 + 5 अभी आपने 33rd और 34th क्वेश्चन देखा था जो 5 नंबर का था, वो यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन लास्ट वाली क्वेरी जो है ग्रुप बाय और हैविंग वाला, इसमें आपका आ गया। ये सारा उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है जैसा कि आपको बताया गया। कंप्यूटर नेटवर्क्स में 1 + 1 + 2 इंटरनल चॉइस है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो नेटवर्किंग वाला है, 10 मार्क्स हो गए टोटल। सोसाइटल इम्पैक्ट में 7 क्वेश्चन है, 1 + 1 + 1, ये सारा MCQs में है। +2 मार्कर में एक है इंटरनल चॉइस है, 3 मार्कर में एक है इंटरनल चॉइस है, टोटल 10 मार्क्स यहाँ हो रहे हैं। तो 10 + 10 एंड 25 + 25, 25 डाटा हैंडलिंग, पैंडास, सीरीज एंड डेटा फ्रेम एंड डाटा विजुलाइजेशन मिला करके। और ऐसा है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि CSV और डाटा फ्रेम का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर नील है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करिकुलम, पूछ सकते हैं। अदरवाइज सैम्पल पेपर जो कह रहा है वहाँ पर नहीं पूछा गया है। सो 25 + 25 50 हो जाता है, और 10 फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड 10 फ्रॉम सोसाइटल इम्पैक्ट, टोटल कंप्लीटेड 75 मार्क्स। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैं इस पेपर के साथ जो सॉल्यूशन आपको समझाया हूँ, जस्टिफाई कर पाया हूँ आपके साथ कि आपको कुछ समझ में आ जाए अच्छी तरह से पेपर का पैटर्न क्या है। एनालिसिस यही बताती है इसमें कि जो सिंपल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं उसे करके आपको प्रैक्टिस करके जाना। मैक्सिमम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे देन यू कुड स्कोर 70 आउट ऑफ 70 ऑल्सो, नो डाउट। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का समापन करने जा रहा हूँ कि आप 70 नंबर लेने वाले हैं IP में। थोड़ी सी मेहनत करना है और 70 मार्क्स आपसे दूर नहीं है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट। सो ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं ज़्यादा लेंथ इसकी ना बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो, पेपर समझ में आया हो,
तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का सैम्पल पेपर लेकर के मैं अगला आने वाला हूं, और इसी तरह का सॉल्यूशन मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी बनाने वाला हूं। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग so much time on this channel. Thank you so much for watching.